तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर का करंट अफेयर्स, पॉलिटी का। स्पेशली जो भी नवंबर में पॉलिटी से लिंक जो घटनाएं हुई हैं वो अपन यहाँ देखने वाले हैं। जितने भी सोर्स हैं ऑथेंटिक सोर्स वो अपन ने यूज़ किए हैं। PIB, PRS, पार्लियामेंट की जो वेबसाइट है वो, सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच के जो अपडेट हैं वो सारे अपन देखेंगे। इसके अलावा विजन IAS की मंथली पॉलिटी की जो आती है मैगजीन वो, और दृष्टि IAS की जो मंथली आती है बुक वो, यहाँ सबसे अपन ने इकट्ठा किया है। इसमें अपन समरी देखेंगे और टिप्स देखेंगे पूरी, है ना, और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे। यस, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अभी जो एग्जाम का जो पैटर्न है जो चेंज हुआ है, जिसमें कि अगर 10 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं तो 3 क्वेश्चन करंट से आते हैं, है ना। तो इसका बहुत अच्छा इसका वेटेज है। अब दिक्कत ये है कि ये सब कुछ बिखरा हुआ है, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या याद करें, क्या नहीं करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ से जो अपन पढ़ने वाले हैं वो हूबहू ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, और सारा अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ेंगे सारा। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, पहले जो समरी है पहले वो पढ़ते हैं अपन पहले, है ना। समरी को पढ़ने से क्या होगा, दिमाग में एक पिक्चर बनेगी आपकी कि इसमें क्या क्या इसमें आने वाला है नवंबर में। यस, तो सबसे पहले अपन समरी पढ़ते हैं। ये देखिए, तो संसद का शीतकालीन सत्र हुआ था अभी नवंबर में, तो उसमें टोटल 15 बैठक हुई थी। क्लियर है? अब इसमें क्या हुआ, जो जितने भी विषय हैं जिन पर चर्चा हुई थी वो अपन देखेंगे एक बार पहले। तो उच्च शिक्षा में एक केंद्रीय नियमनकर्ता बनाया जाएगा। जो हायर एजुकेशन है ना, जो लोग PG करते हैं, PhD करते हैं, तो उसको वो किस में आते हैं, वो हायर एजुकेशन में आते हैं। अब पहले क्या था कि जैसे UGC है, इससे किसी यूनिवर्सिटी ने मान्यता ली हुई है ना। AICTE है ना, ऑल इंडिया सेंटर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो गया, या टीचर का हो गया, एजुकेशन हो गया, NCTE हो गया, NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन हो गया, या CSIR हो गया। अब ये जो जितने भी बॉडीज़ हैं इनके ऊपर एक अपन ने क्या बना दिया है, एक रेगुलेशन बॉडी बना दी है जो इन सबको रेगुलेट करेगी, और जो भी यहाँ विवाद हो रहे हैं उन सबको यही बॉडी अब देखेगी। क्लियर है? एक तो ये इस पर डिसीजन लिया गया है, इसको हम पूरा अंदर देखेंगे, पूरा अच्छे से अपन देखने वाले हैं डिटेल में, है ना। अब इससे फिर एक ब्रीफ अपन एक आइडिया ले रहे हैं दिमाग में। सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल, ये पता ही है आपको। सिक्योरिटी मार्केट मतलब प्रतिभूति जो बाजार है, यानी कि जो शेयर मार्केट है, इनकी खरीदी बिक्री से संबंधित जो बाजार है उससे लिंक है ये। तो उसमें क्या होगा, वित्तीय क्षेत्र विनियमन से संबंधित है ये। किससे संबंधित है ये? वित्तीय क्षेत्र विनियमन से। जो शेयर मार्केट है ना, उसका कैसे उसको नियमन करना, कैसे उसको रेगुलेट करना, उससे ये संबंधित है। निरसन संशोधन बिल, अपिछले जो कानून है उनका निरसन और संशोधन करने से संबंधित है। यानी जो कानून अभी प्रचलन में नहीं है, जो पुराने हो गए हैं, उनको नए तरीके से बनाना, और जो जो, जो यूजफुल नहीं है उनको हटा देना, उससे संबंधित है। उच्च शिक्षा, दिवाला, बीमा, सुरक्षा उपकर बिल समेत कई विधेयकों पर बैठक हुई थी। BBG रामजी, ये जो बिल है ये मनरेगा की जगह आया है, ये पता ही है आपको, बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है ये वाला बिल। एक शांति बिल भी आया, शांति बिल। शांति बिल किससे संबंधित है? ये परमाणु ऊर्जा में प्राइवेट सेक्टर उनकी एंट्री को लेकर आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है ना, तो ये भी अपन यहाँ आज चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल कंपनियों के संचालन और विनियमन में सुधार से संबंधित है। अब इसे अपन एक ब्रीफ आइडिया बना रहे हैं दिमाग में। अब ये देख रहा कि कितना आपको मजा आने वाला है अभी आगे। जन विश्वास संशोधन बिल, ये क्या है, इसमें व्यावसायिक जो सेवाएं हैं उनके संचालन और विनियमन में सुधार से संबंधित है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ये कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल और जन विश्वास संशोधन बिल, है ना। ये अलग अलग जगह पे आए हैं इसलिए इनके अलग नाम दिए हुए, बाकी दोनों सेम ही है एक तरीके से। नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी लिंक सेश, ये है ना, हेल्थ पे सेस ले रहे हैं, सेस यानी कि कुछ एक्स्ट्रा बिल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के लिए ले रहे हैं। क्लियर? सबका बीमा सबकी रक्षा बिल, ये यानी कि बीमा कवरेज का विस्तार कर रहे हैं। संविधान दिवस आया था अभी 26 नवंबर को, उसमें 9 भाषाओं में उसका लोकार्पण हुआ संविधान का, है ना। कौन कौन सी भाषाएं वो भी अपन देखेंगे। 131वां संविधान संशोधन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 131वां संविधान संशोधन। एक 131 नाम आती है क्या आपके दिमाग में आना चाहिए? चंडीगढ़। 131 नाम आती है दिमाग में, क्या है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को अन्य जो यूटीज हैं, है ना, केंद्र शासित प्रदेश के समान करना। तो क्या अभी समान नहीं है क्या? इस पर पूरी अपन बात देखेंगे। चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंतर्गत लेके आना, ये अपन देखने वाले हैं। बंगाल में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने के बिल पे रोक। बंगाल में क्या हो रहा है, ये जो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटीज, उनके ऊपर कौन होता है? कुलपति होता है। और कुलपति के ऊपर कौन होता है? कुलाधिपति, जो कि एक राज्यपाल होता है।
बंगाल वाले बोल रहे हैं कि भैया अब राज्यपाल की जगह सीएम को बनाओ कुलाधिपति, और इस बिल पे अभी रोक लगा दी अभी। क्लियर। उत्तराखंड में राज्यपाल ने धार्मिक जो स्वतंत्रता है और जो यूसीसी का जो बिल है ये तकनीकी खामी के कारण ये वापस लौटा दिया, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तराखंड के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है इंपॉर्टेंट। राजस्थान में जन विश्वास अध्यादेश आया है, यानी कि सजा के प्रावधान में राहत लेकिन जुर्माना बढ़ा दिया गया है। क्या है ये? राजस्थान में जन विश्वास अध्यादेश, यानी कि जो भी यदि एक क्राइम हो गया सजा कम मिलेगी, आपको जुर्माना भर के उसकी भरपाई आप कर सकते हैं। ये बिल आया है कहाँ पे? राजस्थान में आया है। एक ही है इलेक्शन कमीशन से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे मतदाता सूची का जो डुप्लीकेशन है और जो गलत प्रविष्टियाँ इनको रोक रहे हैं। कौन रोक रहे हैं? एसआईआर, है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये इसको रोक रहे हैं। तमिलनाडु में कुछ विवाद हुआ है, किस पे हुआ है? एसआईआर का जो नोटिफिकेशन है उस पर रोक की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? ये अपन पूरी आगे अपन चर्चा करने वाले हैं। ईआईसी ने एसआईआर प्रक्रिया को मतदान हितैषी बताया है। ये कहाँ पे किया है? ईआईसी ने कहाँ पे किया है ये वाली बात? मद्रास हाई कोर्ट में जब उसकी बैठक हुई थी तो वहाँ पे ये बताया है। ईआईसी ने कहा है कि जो वोटर आईडी कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, ये इसने यूपी में कहा है। एसआईआर जो है इस पे विपक्ष का आरोप है कि ये जो नागरिकता सर्वे है, एक तरीके से क्या है ये? नागरिकता सर्वे, है ना, यानी कि चुनाव में किस वोटर्स को लुभाना है उस पर, इसलिए ये एसआईआर गवर्नमेंट करवा रही है। ये किसने कहा है? ये विपक्ष का आरोप लगाया है इसमें। चुनाव आयोग के पास में शक्ति है। शक्ति क्या है? कि राजनीतिक जो दल है उनके सदस्य बनाते समय नागरिकता की जांच का अधिकार है ना। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि हमारे पास में शक्ति है कि यदि कोई राजनीतिक दल की यदि कोई सदस्यता ले रहा है तो हम उसका नागरिकता की हम जांच कर सकते हैं। और ये विवाद क्यों आया, कहाँ से आया, ये अपन पूरा डिस्कस करेंगे आगे। क्लियर। और ये लास्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से संबंधित कुछ बातें हैं। उसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी विषय पर सहमति देने में समय सीमा की कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि कोई विधेयक राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास में गया है तो वो जितना मन चाहे उसको रोक के रखें, है ना, कोई समय का कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोई भी यदि उनको निर्णय लेना है तो उस पर आराम से वो टाइम लें, है ना, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है। और ऐसा क्यों कहा है ये भी अपन देखने वाले हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी विषय पर सहमति शक्ति में कहा है कि चुप रहने का मतलब ये नहीं कि मंजूरी मिल गई, है ना, यानी कि कोई डिसीजन उन्होंने दिया नहीं है, चुपचाप से वो बैठ गए और टाइम हो गया उसको, तो ये नहीं मानना है कि मंजूरी मिल गई। टाइम हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है मंजूरी मिल गई, है ना। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईआईसी से कहा है, इलेक्शन कमीशन से कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रूल्स बनाओ ताकि इनको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईआईसी से। सुप्रीम कोर्ट ने बोतल बंद पानी के मालिकों पर जनहित याचिका लगाई थी किसी ने, उसमें यह दिया है कि इसको अर्बन फोबिया कहकर खारिज कर दिया है। अब ये क्या टर्म आ गई? अर्बन फोबिया, ये भी अपन अच्छे से देखेंगे, है ना। शहरी लोगों का डर, बोतल बंद पानी क्या है? शहरी लोगों का डर, तो कैसे है ये अपन देखेंगे आगे। अब केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही आजीवन कारावास बिना क्षमा का आदेश दे सकती हैं, है ना। पहले क्या था कि जो नीचे की जो कोर्ट थी, सेशन कोर्ट, वो क्या था कि आजीवन कारावास बिना क्षमा, यदि किसी भी कैदी के ऊपर यदि टैग लग गया, आजीवन कारावास बिना क्षमा, आजीवन कारावास बिना क्षमा का टैग लग गया, अब ये उसकी जो सजा है उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी कम नहीं कर सकती है ना। तो यदि इनको करना भी है तो वो कम कर नहीं पाएंगे क्योंकि उस पर टैग लगा हुआ है। तो उन्होंने बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कि ये जो टैग लगाने का ये जो हक है ना, ये सब हमारे पास होगा, नीचे की नीचे की जो है अदालत उनके पास में ये हक नहीं होगा। क्लियर। और लास्ट, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र में मतदान के अधिकार पर विवाद हो गया था अभी, है ना। विवाद क्या था ये अपन देखेंगे। और फ्रीडम ऑफ वोटिंग को माना है मौलिक अधिकार और राइट टू वोट को माना है वैधानिक अधिकार। इन दोनों को अलग अलग माना है ना। अच्छे से पूरा अपन देखने वाले हैं इसको डिटेल में। फ्रीडम ऑफ वोट को क्या माना है? मौलिक अधिकार, यानी ठीक है, मौलिक अधिकार होते हैं आर्टिकल नंबर 14 से लेके 36 तक होते हैं मौलिक अधिकार। उसमें एक कौन सा? फ्रीडम ऑफ वोटिंग भी इसमें है। और राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार सबका है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक वैधानिक अधिकार है। क्लियर है। ये अपन सब कुछ देखने वाले हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संसद के शीतकालीन सत्र में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025 आया था, HECI बिल। अब इसमें कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे होंगे, उनको ये इंग्लिश में ही लर्न करना है ये टर्म्स, है ना।
भाई ऐसा तो है नहीं कि आप इंग्लिश में आपको बिल्कुल भी आती नहीं, आप तैयारी करने के लिए आगे इंग्लिश आपको आती नहीं है बिल्कुल भी। ये टर्म्स हैं जो आएंगी, आपको जहाँ तक हो सके आपको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना है ना। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हायर एजुकेशन है ना ऑफ इंडिया, बिल 2025 आया है। इसमें क्या प्रस्ताव पेश किया गया है? पहला, उच्च शिक्षा में केंद्रीय नियमनकर्ता बनाने का प्रावधान है। क्या यह है? सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बंद करने का प्रस्ताव है। क्या यह है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ही सर्वशक्तिमान बनाए रखना। क्या यह है? या फिर केवल राज्य शासन को शिक्षा मान्यता देने का अधिकार है? इनमें से क्या सही है वो बताना है। उच्च शिक्षा में एक केंद्रीय नियमनकर्ता बनाने का प्रावधान है। क्या यह है? सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बंद करने का प्रस्ताव है। ये पॉसिबल है क्या? जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनको बंद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो देख के ही क्रॉस कर देना है ऐसी चीज़। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है ना, यूजीसी, इसको ही सबसे शक्तिमान बनाए रखना। क्या ये है क्या? जबकि इसके ऊपर भी कई सारी बॉडी आती है। अब नीचे की जो बॉडी यूजीसी है, इसको ऊपर की जो जैसे वो है सीएसआईआर हो गया, है ना। सीएसआईआर यूजीसी से ऊपर आता है, ऊपर की रैंक पे आता है ना, जो कि भारत में रिसर्च को बढ़ावा देता है सीएसआईआर। अब क्या कर रहे हैं, यूजीसी है इसको ऊपर लेके आ रहे हैं सीएसआईआर के। पॉसिबल है क्या ऐसा? इसको भी देखते ही क्रॉस कर देना है। केवल राज्य शासन को शिक्षा मान्यता देने का अधिकार है, केंद्र को नहीं है अधिकार। ये पॉसिबल है क्या? शिक्षा की मान्यता केंद्र का भी और राज्य का दोनों का ही है ना, क्योंकि ये संवर्धित सूची का विषय है। क्योंकि क्या है, ये संवर्धित सूची का विषय शिक्षा। तो ये भी गलत है। सही क्या है? उच्च शिक्षा में एक केंद्रीय नियमनकर्ता बनाने का प्रावधान, ये सही है ना। अब क्या होगा इससे कि मान लीजिए कि कोई भी रिसर्च हो रही है किसी भी चीज़ की, या यूजीसी कोई प्रोजेक्ट लेके आ गई है ना, और लोगों ने फर्जी रिपोर्ट तैयार करके सबमिट कर दी अपनी रिपोर्ट, है ना। अब यूजीसी ने उसको पता चल गया, उसको यूजीसी को, कि भाई इन्होंने तो फर्जी रिपोर्ट बना के तैयार की है। उसने पूरा की जो पूरा वो था पूरा क्रॉस कर दिया उस रिपोर्ट को। वापस से पूरा काम करो, है ना। फंड है नहीं है उसके पास में, काम कैसे करेंगे? अब बाई चांस यदि उन्होंने वास्तव में ईमानदारी से काम किया है ना, वास्तव में उन्होंने ईमानदारी से काम किया है और उसने क्रॉस कर दिया, तो अब किससे शिकायत करें? शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या किया है, जितने भी अभी जो हायर बॉडीज हैं जो कि हायर एजुकेशन पे काम कर रही हैं, उनके ऊपर एक और बॉडी लेके आ रहे हैं जो कि इन सबको रेगुलेट करेगी। इनकी शिकायत यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है इसमें? उच्च शिक्षा में केंद्रीय नियमनकर्ता बनाने का प्रावधान है। क्लियर? इसके तहत यूजीसी, एआईसीटीई, एनटीसी जैसी जो संस्थाएं हैं, इनका समन्वय और मानकीकरण करेंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनईपी जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, उसके विजन से ये जुड़ा हुआ विषय है। क्लियर है? यहाँ तक पूरी चीज़ क्लियर हुई आपकी? यूजीसी पता ही है आपको, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये सारे जो है इनका समन्वय से ये जुड़ा हुआ विषय है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सत्र के एजेंडा में उल्लेखित कॉन्स्टिट्यूशन 131 में जो संशोधन है, जो भी बिल आया है, वो किससे संबंधित है? मैंने बताया था ना अभी, 13 बनाती चंडीगढ़, 13 बनाती चंडीगढ़। तो क्या चंडीगढ़ को एक पूर्ण राज्य बनाने से संबंधित है क्या? क्या ऐसा है क्या कि इसको पूर्ण राज्य बना दे? पॉसिबल है, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, दो स्टेटों की कैपिटल है। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फंड यहाँ आता है ना। मान लीजिए इसको पंजाब का भी आ रहा है और हरियाणा का भी फंड आ रहा है, दो जगह से फंड आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो इसको खुद ही एक क्या बना सकते हैं, स्टेट बनाने के लिए ये बिल आया है। पॉसिबल है ऐसा? नेक्स्ट देखते हैं, यूटी चंडीगढ़ में विधानसभा की भूमिका समाप्त कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं होगा। विधानसभा की भूमिका समाप्त नहीं हो सकती है ना। विधानसभा भवन बनने में 100 करोड़ रुपए लगते हैं। अब यदि इसको भूमिका यदि समाप्त कर देंगे तो जो पूरा पैसा जो लगाया वो पूरा वेस्ट जाएगा। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि बाई चांस यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिससे कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इसको अपन देखते ही क्रॉस कर देंगे। मनोनीत विधायिका के सदस्यों को पूरा अधिकार देना, है ना। मनोनीत विधायिका के जो सदस्य हैं, इनको पूरा अधिकार देना, ये भी पॉसिबल नहीं है। जो लोग चुन के आए हैं उनकी बात ही अलग होती है, जो मनोनीत हैं उनको अधिकार नहीं मिलना पॉसिबल नहीं है। और चंडीगढ़ को अन्य संघ शासित क्षेत्रों के समान करना। अब दो में कंफ्यूजन है, ए और सी, है ना। कौन सा लग रहा है आपको ज़्यादा सही, कौन सा लग रहा है? चंडीगढ़ को अन्य जो संघ शासित जो क्षेत्र हैं इनके समान करना। तो क्या समान नहीं है? क्या समान नहीं है? यही है इसका आंसर है। क्लियर है? यही इसका आंसर है। क्यों है इसका आंसर? इसका आंसर इसलिए है कि अभी चंडीगढ़ की वैल्यू बहुत बड़ी हुई है। मान लीजिए इसको ऐसे समझिए आप कि ये कोई
सोसाइटी है ना, एक कोई सोसाइटी है जहाँ पे 10 लोग रहते हैं, है ना। अब आपने उनमें से 9 लोगों के लिए तो कोई आपने नियम नियम बना दिया है, लेकिन एक के लिए आपने नियम नहीं बनाया है। अब क्या होगा, जिसके लिए नियम नहीं है वो जो मन करे वो काम करेगा वहाँ पे, और ऐसा यदि वो करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो वहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा थोड़ा खराब होगा उसका, सोसाइटी का। वही काम यहाँ हो रहा है चंडीगढ़ के केस में। चंडीगढ़ के लिए अभी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। जैसे 239 में यूटी का प्रशासन से संबंधित है, आर्टिकल कौन सा है, 239, ये किससे संबंधित है, जो केंद्र शासित जो प्रदेश है उनका प्रशासन कैसा होगा उससे संबंधित है ना। और 240 राष्ट्रपति को कुछ यूटीज के रेगुलेशन का अधिकार है। क्लियर। चंडीगढ़ का नाम पहले आर्टिकल 40 में कई जगह पे स्पष्ट रूप से नहीं था। बाकी जितनी भी यूटीज है, यहाँ तक कि दिल्ली का भी नाम था, लेकिन चंडीगढ़ का नाम नहीं था। अभी स्पष्ट रूप से इसका नाम जगह जगह डाल रहे हैं, यानी कि जो रूल होंगे इसके लिए भी पूरी तरीके से फॉलो किए जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। ये सब पढ़ने के बाद में वापस से आप एक बार समरी पढ़ना, बहुत आपको इजी लगेगा, ये ऐसा लगेगा एकदम हलवा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच में मतदान का अधिकार से जुड़ी हुई क्या एक बात थी जो कि विवाद का विषय थी, वो सामने आई। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच में मतदान का अधिकार जो वो था, मतदान का अधिकार है ना, उससे जुड़ी हुई एक बात थी जो कि विवादास्पद थी। तो ऐसी कौन सी बात थी जो भी सामने आई है। फर्स्ट ऑप्शन है, चुनाव आयोग ने मतदान का अधिकार को फंडामेंटल राइट कहा, क्या ये सही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फ्रीडम ऑफ वोटिंग अलग है राइट टू वोट से, क्या ये सही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मतदान नियमों को रद्द कर दिया, है ना, और आरपीए 1951 को खारिज करने का आदेश दिया। बताओ क्या सही हो सकता है। कुछ चीज़ तो है कि आप देखते गलत कर सकते हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी मतदान नियमों को रद्द कर दिया, पॉसिबल है क्या ऐसा, ये तो देखते ही रद्द कर देना है। क्लियर। अब आरपीए 1951 को खारिज करने का आदेश दिया है। आरपीए है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, है ना। 1951 में कुछ नियम बनाए थे कि किस किस तरीके से आपको वोट डालना है, किस किस तरीके से जो नागरिक हैं उनके अधिकार होंगे, वो खारिज कर रहे हैं। पॉसिबल है क्या ऐसा, ये भी संभव नहीं है। जिसको आरपीए 1951 की जो फॉर्म पता नहीं है कि ये किससे संबंधित है, उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला रहेगा, लेकिन अब आपको ये इसका पूरा मतलब पता चल चुका है, तो यानी कि इसको भी आप देखते ही गलत कर सकते हो। अब दो में कंफ्यूजन है। चुनाव आयोग ने मतदान के अधिकार को फंडामेंटल राइट कहा है, और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि फ्रीडम ऑफ वोटिंग अलग है और राइट टू वोट अलग है। बताओ क्या लग रहा है सही, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि फ्रीडम ऑफ वोटिंग अलग है राइट टू वोट से। क्या हुआ ये, मतलब पहले इनको सेम सेम मान रहे थे, है ना, यानी कि आपको वोट डालने का अधिकार है ना, ये आपको फंडामेंटल राइट है, और आपको किसी को भी वोट डालने का अधिकार है, ये भी आपको फंडामेंटल राइट है। लेकिन केंद्र ने बोला है कि ऐसा नहीं है। केंद्र ने क्या बोला है, ऐसा नहीं है, जब फ्रीडम ऑफ वोटिंग अलग है और राइट टू वोट अलग है। आरपीए पहले 1951 देखते हैं, जो अपन ने ये देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। ये क्या है, संसद या विधानमंडल के चुनाव के संचालन, सदन के सदस्यों की योग्यता, उत्पन्न विवादों के निर्धारण से संबंधित है। आरपीए 1951 क्लियर है, तो उसको खारिज कर रहे हैं, यानी कि इन सबको जो भी ये जो संचालन है इसको एक तरीके से खारिज कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दलील दी थी कि राइट टू वोट एक क्या है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक अधिकार है, जबकि फ्रीडम ऑफ वोटिंग क्या है, ये आर्टिकल 19(1) यानी कि ये मौलिक अधिकार है, ये है ना, उससे संबंधित है, और यही इसका सही आंसर है। और सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो अभी जो 53 नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, सूर्यकांत हैं। आप इनको नोट मत कीजिए, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसका मैं लिंक डाल दूंगा अभी नीचे, ट्रिकस्टा अकेडमी ऑफिशियल के नाम से, वहाँ आप जाओगे तो आपको इसकी पीडीएफ पूरी पूरी मिल जाएगी। नोट मत कीजिए, सब कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ वो सब मैं यहाँ लिख के लेके आया हूँ सारी चीज़ें, है ना। और ये जो मैटर है, स्पीड आपको शायद फास्ट लगे, स्पीड फास्ट थोड़ी है स्पीड, है ना, ऐसी पढ़ना है थोड़ा। क्लियर है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार इसको वापस से वीडियो को देखिएगा। ये क्वेश्चन ये आप ये मान के चलिए, ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आएंगे एकदम उठ के, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2025 को भारत में मनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, किस घटना की याद में मनाया जाता है। ये तो देखते ही क्लिक कर देना है आपको। बताओ। संविधान का प्रभावी होना, भारत की स्वतंत्रता, संविधान के प्रारूपण की शुरुआत, और संविधान को अपूर्ण करना। कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा है
वो देखते क्रॉस कर दो। संविधान को अपूर्ण करना, ये देखते क्रॉस कर देना है। अपूर्ण थोड़ी किया है इसने। और भारत की जो इंडिपेंडेंस है वो भी इस दिन नहीं मनाते हैं, वो तो 15 अगस्त को मना ली थी अपन ने, ये भी क्रॉस कर देना है। अब दो में कन्फ्यूजन है। जब भी किसी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है जिसमें दो में कन्फ्यूजन है, आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, वो क्वेश्चन टिक करके ही आना है। आप देखना इसका कितना आपको वो बेनिफिट मिलता है। कम से कम 8 से 10 नंबर आप फ्री के आप मिल जाएंगे आपको इससे। क्लियर। अब देखो, संविधान इस दिन प्रभावी हुआ था या संविधान के प्रारूपण की शुरुआत हुई थी? आंसर है संविधान इस दिन प्रभावी बना था। क्लियर। पता ही है आपको 26 नवंबर को क्यों क्या हुआ था? कुल 16 आर्टिकल लागू हुए थे, बाकी का पूरा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी को हुआ था लागू, 2 महीने बाद में। और जो 16 आर्टिकल थे किससे संबंधित थे? नागरिकता से संबंधित थे, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। चुनाव से संबंधित थे, आर्टिकल 324। और अंतरिम संसद से संबंधित थे, आर्टिकल 379, 380, 388, 91, 92, 93, 94। और बाकी जो आर्टिकल 60 में शपथ, 366 में और 367, ये सारे जो 16 आर्टिकल थे, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रखने की कोशिश करना है। क्वेश्चन यहाँ से कम आते हैं, पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कभी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एग्जाम का लेवल, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है। आप उनको ऐसे ही पढ़ना, 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना, बहुत आपको ईजी हो जाएंगे। नागरिकता यानी कि 5, 6, 7, 8, 9। चुनाव मतलब 324, ये तो पता ही रहता है सबको। चुनाव मतलब 324 इलेक्शन। अंतरिम संसद तो 379, 380, 88, 91, 2, 3 और 4। और बाकी में 60 में शपथ, 66 और 67। क्लियर है। नवंबर 2025 में संसद सत्र के दौरान सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025 आया था। किस ब्रॉडर कैटेगरी में ये आया था? अब नाम से पता चला, नाम से ही आपको पता चल रहा है। सिक्योरिटी जो मार्केट है उसके रेगुलेशन के लिए आएगा। इजी है। तो कौन सा है सिक्योरिटी मार्केट? मतलब प्रतिभूति बाजार, शेयर मार्केट, उसके यानी फाइनेंस से जो लिंक है, ये फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन, वित्तीय क्षेत्र नियमन से ये संबंधित है। क्लियर। बाकी के देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने निरसन और अमेंडमेंट बिल 2025 को संसद में पारित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? निरसन मतलब कुछ निरस्त करना, निरसन मतलब निरस्त करना। इंग्लिश में नाम भी इसका यही आएगा लिख के। इंग्लिश वाले यदि सोचे भाई कुछ और नाम आएगा तो यही नाम आएगा। हिंदी में बोलते हैं निरसन मतलब निरस्त करना, तो कुछ इसमें निरस्त कर रहे हैं। देश में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं, कुछ इसमें निरस्त कुछ भी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो सकता। अब पिछले जो कानून है इनका निरसन और संशोधन कर रहे हैं, ये लग रहा है ना। ग्रामीण रोजगार योजना को विस्तार कर रहे हैं, और या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का निर्माण कर रहे हैं। बताओ, इजी है। तो जो पिछले जो कानून है उनका निरसन और संशोधन कर रहे हैं। कैसे? निरसन संशोधन में 2025 का उद्देश्य अब पिछले और पुराने कानूनों को निरस्त करना और कुछ नए कानूनों में संशोधन करना है। इसके तहत 71 पुराने कानूनों की समीक्षा और निरसन का प्रस्ताव रखा गया, ताकि कानून का जो ढांचा है वो सरल और आधुनिक बनाया जा सके। इजी है भाई। जो पुराने कानून, जो फालतू जो कानून है उनको हटा के अलग कर रहे हैं, है ना, ताकि थोड़ा इजी बने। जो बुक है ना, जो कानून की जो बुक है वो थोड़ा इजी बन जाए। अभी जब कोई भी अपन एक्ट चेक करते हैं तो क्या होता है, फालतू के जो भी वो भी बीच में आते हैं, तो इसलिए उनको हटा रहे हैं। जो काम नहीं आ रहे, जो कानून सारे काफ़ी टाइम से काम नहीं आए, उनको हटा के अलग कर रहे हैं, है ना। तो ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। नवंबर 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान किन विधेयकों के लिए बैठक बुलाई गई? बताओ। अभी शीतकालीन सत्र हुआ था संसद का, जो भी अपन पढ़ रहे हैं, इसमें किन विधेयकों के लिए बैठक बुलाई गई, मीटिंग बुलाई थी? सत्र से पहले बुलाई गई थी। सत्र जब हुआ था ना, उससे कुछ देर पहले जितने भी वो थे सत्ता पक्ष के जो लोग थे, उन्होंने आपस में मीटिंग बुलाई थी कि हम एक्ट लेके आने वाले हैं और इस पर आपको अपनी राय बतानी है वहाँ पे संसद में, है ना। तो केवल आर्थिक सुधार विधेयक लेके आए थे क्या? ये था क्या? या फिर उच्च शिक्षा आयोग, दिवाला, बीमा समेत कई विधेयक आए थे क्या? ये था क्या? या रक्षा संबंधी विधेयक आए थे, या फिर कृषि कानून में संशोधन विधेयक आए थे? बताओ। और ये थोड़ा सा आप इसको, ये एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता तो आप कर दो, क्योंकि ये चारों ही क्या है, कन्फ्यूजन वाले हैं कि किसमें ये किस विषय पे उनकी चर्चा हुई थी, किस विषय पे चर्चा हुई थी। ये आपको आता है तो ही आप कर पाओगे। तो आंसर है इसका उच्च शिक्षा आयोग, दिवाला, बीमा समेत कई विधेयक यहाँ पे आए थे। उच्च शिक्षा आयोग तो अपन ने देख ही लिया, उसके ऊपर एक केंद्रीय बॉडी बना रहे हैं, है ना, केंद्रीय बॉडी बना रहे हैं उसके ऊपर, ताकि इन सबको रेगुलेट कर सकें। दिवाला और जो बीमा है इनसे संबंधित भी कई विधेयक आए हैं। कुल 14
महत्वपूर्ण विधेयकों को सत्र में पेश करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें उच्च शिक्षा आयोग यानी कि हायर एजुकेशन बिल, दिवाला और शोधन अक्षमता बिल यानी कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बिल ये, और बीमा कानून संशोधन, सुरक्षा उपकर बिल आदि, ये सब इसमें शामिल हैं। क्लियर है? इन सब पे चर्चा की गई थी। पता है आपको, जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई बिल लेके आने वाली है सत्ता पक्ष, तो पहले वो उस पर मीटिंग करते हैं, उसकी मीटिंग करते हैं कि भाई इसको हम लेके आने वाले हैं और आपको इसके पक्ष में ही आपको मतदान करना है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहे वहां पे सदन में। तो वही हुआ था यहाँ पे। 8th क्वेश्चन है, 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में कुल कितनी बैठक आयोजित होने की सूचना दी गई थी? बताओ कितनी बैठक हुई थी? अभी पढ़ा था अपने समरी में, कुल 15 बैठक हुई थी। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में शीतकालीन सत्र के दौरान पारित बीबीजी रामजी जो बिल था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। यदि आपको पता है इसका मतलब तो नीचे कमेंट में इसका नाम लिख के बताओ पूरा। बीबीजी रामजी, वैसे पता है आपको ये मनरेगा की जगह है ना, बहुत ज़्यादा अभी उसमें चल रहा है, न्यूज़ में, ये ट्रेंडिंग में है ये। तो ऑप्शन देख के बताओ। शहरी क्षेत्रों में नए शिक्षण संस्थानों को खोलना, क्या ये है क्या? ग्रामीण रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देना, कैसे संबंधित है क्या? रक्षा खरीद प्रक्रिया में सुधार करना, कैसे संबंधित है क्या? या अंतरिक्ष अनुसंधान में निजी भागीदारी को बढ़ाना, कैसे संबंधित है क्या? बीबीजी रामजी नया बिल आया है, बताओ। सबको पता है मनरेगा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये मनरेगा से संबंधित है, यानी कि किससे? ये आंसर क्या होगा इसका? ग्रामीण रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देना। क्लियर है? और बीबीजी रामजी यानी कि विकसित भारत ग्राम, बीबीजी विकसित भारत ग्राम रोजगार और मानवीय ग्रामीण मिशन, रोजगार एंड मानवीय ग्रामीण मिशन का जो बिल है ये आया है और मनरेगा की जगह है। नाम पता होना चाहिए आपको, कंफ्यूज करने के लिए 2-3 शब्दों को ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्लियर? विकसित भारत ग्राम रोजगार और एंड मानवीय ग्रामीण मिशन बिल 2025। क्लियर? बीबीजी रामजी। नेक्स्ट, नवंबर दिसंबर 2025 के संसद सत्र में पारित शांति बिल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शांति बिल, और ये इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब जो भी आपका एग्जाम आने वाला है ना, शांति बिल मान लीजिए 90% चांसेस के आने के। शांति बिल क्या ये शिक्षा में शोध में बदलाव है क्या, या फिर निजी क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोल रहे हैं क्या, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता से संबंधित है क्या, और या फिर राज्य लोकतंत्र में संशोधन से संबंधित है क्या? बताओ। शांति, शांति क्या लग रहा है? शांति मानी क्या होना चाहिए? शांति से मतलब नाम देख के आप कभी भी इसको पहचान नहीं पाओगे, शांति का मतलब क्या होना चाहिए, है ना। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है निजी क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोलना। क्लियर? अब बताओ कहाँ शांति और कहाँ परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, और उसमें किसकी भागीदारी आ रही है? प्राइवेट सेक्टर की इसमें क्या आ रही है? परमाणु ऊर्जा में भागीदारी आ रही है। अब इसका कितना बड़ा इसका वो हो सकता है, इसका दुष्प्रभाव, इसका जो प्राइवेट जो कंपनी है ना, एटॉमिक बॉम्ब भी बना सकती है। बनेगा? बताओ, चांस है बनने का। लेकिन अमेरिका में भी ये सब चल रहा है। अमेरिका में तो इंडिया ने भी उसको प्रेरणा लेकर, इंडिया ने भी अमेरिका से प्रेरणा लेकर के इसको निजी क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोल दिया है। क्लियर है? शांति का मतलब है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। रट के जाना इसको अब अच्छे से, शांति जो ये है बिल, इसको रट के जाना। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन, न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, उससे संबंधित है ये बिल। क्लियर है? नेक्स्ट, संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के समय विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने की सूचना दी गई थी। इसमें कौन सा जो बिल है बीमा क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से लागू था? बताओ जी, बीमा क्षेत्र से संबंधित कौन सा हो सकता है इसमें से? शांति बिल तो पता चल ही गया, बीमा क्षेत्र से नहीं है। ये किससे संबंधित है? अभी पढ़ा है अपन ने, न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। विकसित भारत ग्राम बिल हो सकता है। सबका बीमा सबकी रक्षा बिल, ये पॉसिबल है। और हायर एजुकेशन कमीशन बिल, ये नहीं पॉसिबल है। तो दो में कंफ्यूजन है, विकसित भारत ग्राम बिल और सबका बीमा सबकी रक्षा बिल। और उसमें भी ज़्यादा कौन लग रहा है आंसर आपको? सबका बीमा सबकी रक्षा बिल, और आंसर इसका यही है, सबका बीमा सबकी रक्षा बिल। क्लियर है आपको? ठीक है ना। बीमा क्षेत्र का विस्तार और बीमा नीतियों का प्रावधान और बेहतर नियमन करने से संबंधित है ये। क्लियर है? इसमें फास्ट तो नहीं है ना, इतना आपको रखनी पड़ेगी स्पीड अप। और अपन देखो फालतू बातें करते नहीं है, कोई मजाक कर लिया, ये कर लिया, वो उसमें टाइम वेस्ट होता है।
जब भी आप इसके वीडियो को देखो तो आपको टाइम बचे, फालतू की चीज़ों में कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित जो विधेयकों में नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी लिंक सेस का उद्देश्य क्या है? सेस आगे सेस, सेस क्या होता है? उपकर। सेस क्या होता है? उपकर, यानी कर के ऊपर कर, यानी टैक्स को जो टैक्स ले रहे हैं अपन ज़्यादा, है ना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, यानी कि कुछ ज़्यादा पैसा लोगों से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? ताकि कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं वो अपन ज़्यादा प्रोवाइड करें, यही है इसका मतलब। तो ऑप्शन पढ़ो, अब देखो, शिक्षा को वित्तीय सहायता देना, हेल्थ का है तो शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। नागरिकों के लिए स्वास्थ्य वित्तीय ढांचे को मजबूत करना, ये हो सकता है ना। केवल राज्यों से बढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है, रक्षा बजट का भी कोई इसमें रोल नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर बी, नागरिकों के लिए स्वास्थ्य वित्तीय ढांचे को मजबूत करना, रक्षा बजट का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, एक ये से उपकर है ताकि स्वास्थ्य जो खर्च हैं राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी व्यय के बीच में वित्तीय समर्थन सुनिश्चित हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संसद की बैठक के दौरान जन विश्वास अमेंडमेंट बिल आया था 2025 में, इसका उद्देश्य क्या है? जन विश्वास अमेंडमेंट बिल, बताओ जी क्या है इसका उद्देश्य? सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ावा देना। जन विश्वास, है ना, देखो जन विश्वास का क्या हो सकता है? सरकारी कर्मचारी के जो वेतन है वहाँ उसको बढ़े, वो बढ़े, चांस है। व्यवसायिक सेवाओं के नियमों को सरल बनाना, है ना, कृषि नीतियों में बड़े बदलाव करना और विदेश नीति को सुधारना। बताओ कब बढ़ेगा जन विश्वास? जब व्यवसायिक जो सेवाएं हैं इनके नियमों को हम सरल बनाएंगे, तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि हम भी कोई बिजनेस करें, कहीं हम इन्वेस्टमेंट करें। क्लियर। व्यापार क्या होगा? सुगम और निवेश प्रवेश बेहतर हो सके। क्लियर। नेक्स्ट, संसद के शीतकालीन सत्र में कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल आया था 2025, वो किससे संबंधित है? अब ये तो नाम से पता चल रहा है, कॉर्पोरेट मतलब कुछ व्यवसाय से संबंधित है, ये व्यवसाय है ना, बिजनेस से संबंधित है। केवल वित्तीय सेवाओं से संबंधित है, वित्तीय सेवाओं से, कंपनियों के संचालन और विनियमन में सुधार से संबंधित है, श्रम कानून से संबंधित है, या फिर संवैधानिक संशोधन है? बताओ जी ज़्यादा कौन सा लग रहा है? ज़्यादा आपको ये लग रहा है कंपनियों के संचालन और विनियमन में जो सुधार है उससे संबंधित है ना, है ना। तो अब देखो जी यही आंसर है इसका, कंपनियों के संचालन और विनियमन में सुधार। इसका जो उद्देश्य है कंपनी के कानून में सुधार करना है और विनियमन को निवेश फ्रेंडली ट्रांसपेरेंट बनाना था, ताकि बढ़ते व्यवसाय के साथ में गवर्नेंस मजबूत हो। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नवंबर दिसंबर 2025 में लागू की जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? ये तो बच्चे को पता है, यदि 5th क्लास के बच्चे से पूछोगे ना वो भी इसका आंसर जानता है। SIR क्या है? हर घर घर में ये लोग जाके सर्वे करके आए हैं अभी। बताओ, चुनावी धन के स्रोत निगरानी नहीं करना, क्या ये है? क्या ये मतदाता सूची की डुप्लीकेशन और गलत प्रविष्टियों को हटाना, क्या ये है? क्या या चुनाव आयोग को निर्वाचन कानून बनाने का अधिकार देना, या फिर पार्टी वित्त पोषण की पारदर्शिता सुनिश्चित करना? बताओ क्या आंसर है? बहुत ईजी है, बी, मतदाता सूची की डुप्लीकेशन और जो गलत प्रविष्टियां उनको हटाना। पढ़ने की जरूरत है नहीं इसमें कुछ भी ज़्यादा, है ना। नाम देख लेना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का नाम, ये पूछ सकते हैं। आधा पढ़ लिया अपन, आधा बचा है बस, है ना। अब आगे का बहुत इजी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को नवंबर 2025 में किस संवैधानिक शक्ति के बारे में बताया? चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमारे पास में एक ऐसी शक्ति है कि हम ये काम कर सकते हैं इस शक्ति से। तो वो कौन सी शक्ति ऐसी है चुनाव आयोग के पास में, उसके बारे में उसने बताया सुप्रीम कोर्ट को। देखो, राजनीतिक दलों को सदस्य बनाते समय नागरिकता की जांच का अधिकार, ये है क्या? नागरिकता की जांच अपने आप विस्तृत पावर है। केवल वित्तीय नामांकन की जांच करना, या केवल मतदान के दिन आचरण तय करना, है ना। बताओ कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर है ए, राजनीतिक दलों के सदस्य बनाते समय जो नागरिकता है वो वहाँ का सिटीजन है कि नहीं है, उसके अधिकार की जांच करना। अभी क्यों आया ये विषय? ये विषय इसलिए आया था कि आपको आपने पढ़ा होगा कि जो सोनिया गांधी है उसके पास में इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है ना। उस टाइम पे भी नहीं थी, पहले नहीं थी, उसके बाद में अब तो बन गई है। भाई उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जो वोटर ID कार्ड है वो बनवाया हुआ है फर्जी तरीके से। इसके ऊपर इनका अभी भी केस चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है इनके ऊपर अभी भी। तो इसलिए ये आया कि अभी हम खुद जो मेंबरशिप है ना, जो कोई भी पार्टी है, कोई भी उसका मेंबर बन रहा है, उसका
उस मेंबर की हम जांच कर सकते हैं कि वो इंडियन है या बाहर का है, इसकी हम जांच कर सकते हैं। क्लियर है ना। बताया कि मतदाता सूची के पंजीकरण से संबंधित में नागरिकता की जांच करना ईआईसी का एक संवैधानिक अधिकार है। विशेष रूप से आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनावों के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण का अधिकार है। क्लियर। नेक्स्ट, एसआईआर विवाद को लेकर के तमिलनाडु में दलील क्यों सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। एसआईआर का हुआ था विवाद, तमिलनाडु उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई थी, है ना। तमिलनाडु जो सीएम है वो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो वो कौन सा विषय था वो देखो, क्योंकि आयोग ने ईवीएम का प्रयोग रोक दिया था, एसआईआर नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी, मतदान की आयु सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी, या राजनीतिक दलों की गठन पर रोक की याचिका थी। बताओ। इसका आंसर है बी, एसआईआर नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। क्यों क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ। नोटिफिकेशन थे वो तो आपकी जो मोबाइल उस पर भी आए थे, मेरे पे भी आए थे, सबके पे आए थे। तो इसमें नोटिफिकेशन में गलत क्या था। आपने देखा होगा एक चीज़, जब ये आए थे नोटिफिकेशन मोबाइल पे, तो एकदम प्रेशर से क्रिएट हुआ था कि भैया जल्दी से कर लो, नहीं तो आप वोट डाल नहीं पाओगे आप, है ना। एकदम से प्रेशर क्रिएट हुआ था, उसी को लेकर ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। डीएमके के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि एसआईआर की जो प्रक्रिया के लिए जारी की जो नोटिफिकेशन है उसको खारिज किया जाए, ये दावा करते हुए कि जो सूची है वो रिवीजन प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। यानी कि जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका ये उल्लंघन कर रही है। एकदम से दिमाग में एकदम से उन्होंने प्रेशर क्रिएट कर दिया उन्होंने। अब डीएमके ने क्या नहीं कहा, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। क्या नहीं कहा, ईवीएम के बारे में कोई उसने बात नहीं करी, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कोई बात नहीं करी, एज लिमिट के बारे में कोई बात नहीं करी इसने, है ना। अब ये मामला तो क्या है, ये पता ही है आपको, ये चुनाव आयोग से संबंधित मामला है ये, है ना। लेकिन इसने एसआईआर के बारे में बात की है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम जब आएगा ना आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ बात तो की थी, कोई बात थी, और शायद कुछ चुनाव से संबंधित कोई बात थी। अब चुनाव में फिर आप कन्फ्यूज हो गए ईवीएम का था या क्या था मामला था ना। तो आपको ध्यान रखना है ये नोटिफिकेशन से संबंधित मामला था। क्लियर। चले आगे। 18th क्वेश्चन, 18 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस बात का स्पष्ट निर्णय दिया। इसको नवंबर करना, 18 नवंबर है ये, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने किस बात का स्पष्ट निर्णय दिया। केवल जिला अदालतों को आजीवन कारावास देने का अधिकार है, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आजीवन कारावास बिना रिमिशन यानी क्षमा देने का अधिकार है, पार्लियामेंट को सजा निर्धारण का अधिकार है, या फिर राज्य सरकारों को सजा निर्धारण का अधिकार है। बताओ। दो एकदम आंख बंद करके गलत कर देना है। पार्लियामेंट को सजा और राज्य सरकार को सजा का कोई अधिकार है नहीं। इसके लिए क्या बनाया हुआ है अपन ने, कोर्ट बनाया हुआ। कोर्ट सजा कहाँ मिलेगी, कोर्ट में मिलेगी, है ना। तो अब ए या बी में से एक आंसर है। अब वापस पढ़ो इनको, केवल जिला जो अदालत है इनको आजीवन कारावास देने का अधिकार है। केवल, लिंक केवल लगाया है, नहीं ऐसा तो गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी है, हाई कोर्ट को भी है ना। और केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आजीवन कारावास बिना क्षमा देने का अधिकार है, और यही इसका आंसर है। यस। तो आपने देखा कि यदि कोई ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए जो जिसका पता ही नहीं है आपको कि क्या सही है, तो भी आप थोड़ा सा सोच के आप आंसर सही कर सकते हो आप, है ना। अब देखो मामला क्या है। कुछ समय पहले क्या हुआ था कि सेशन कोर्ट ने बिना क्षमा के आजीवन कारावास ये दे रही थी सेशन कोर्ट, है ना। अब ये क्या है कि इस टैग के लगने पर कोई भी उस कैदी की सजा को कम नहीं कर सकता। यानी कि वो कोई कैदी है ना, उसके ऊपर आपने ये टैग यदि लगा दिया टैग कि बिना क्षमा के आजीवन कारावास, अब कोई भी दुनिया में कोई भी ताकत उसके ऊपर सजा को कम नहीं कर सकती है, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। उसके ऊपर वापस से मुकदमा चलेगा, वापस से फिर पूरी कार्रवाई होगी, और फिर आपको उसकी ये जो टैग हटेगा, फिर आपको उसकी जो सजा है वो आप कम कर सकते हैं, है ना। अब क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हम भी तो कम करना चाहते हैं, लेकिन यदि टैग लगा हुआ है तो कम नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये टैग लगाने का अधिकार होगा। जो छोटी जो जिला जो है अदालत, सेशन कोर्ट, उनको ये अधिकार नहीं होगा। क्लियर है। 19th क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने बोतल बंद पानी के मालिकों को जनहित याचिका को क्यों खारिज कर दिया, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये आ सकता है। बोतल बंद जो पानी है ना, जो यानी पूरी कंट्री में जो पानी मिलता है, उस पर एक किसी व्यक्ति ने एक रिट लगाई थी, रिट उसमें सुप्रीम कोर्ट में, जिसको कि खारिज कर दिया गया है ना। खारिज क्यों किया है वो बताना है आपको, कि उच्च मानक पहले से ही लागू थे, ऐसा है क्या, या फिर अदालत ने इसको अर्बन फोबिया कहा है, अभी पढ़ा था अपन ने समरी में, है ना,
ये मामला पेटेंट कानून से संबंधित था या फिर सरकार ने मानक पहले से ही सीमित कर दिए थे? बताओ कितने बढ़िया ऑप्शन आए हैं इसमें, है ना। और ये चारों ही क्या है, कंफ्यूजन कर रहे हैं आपको। आंसर क्या है इसका? अर्बन फोबिया। अदालत ने इसको क्या कहा है? अर्बन फोबिया क्या है। ये वर्ड आपको याद रखना है, अर्बन फोबिया। ये वर्ड ऐसे कैसे लिखा हुआ आएगा। अब क्या मामला है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भूजल पर निर्भर होते हैं, वहाँ पे तो कोई बोतल पानी का ज़्यादा लोग उस पर डिपेंड नहीं होते हैं, और इस तरीके के जो मानक वहाँ उतने ज़रूरी नहीं होते हैं। तो जो कोर्ट ने बोला है कि जो जो इसकी जो क्वालिटी है ना, वो मामला तो एफएसएसआई के पास में वो ही देखते हैं, क्वालिटी से संबंधित मामला। फूड का कोई भी मामला हो जिसको हम खा रहे हैं पी रहे हैं, जो मामला है वो कौन देखता है? एफएसएसआई देखता है ना। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसके मामले को देखते हैं, एफएसएसआई देखता है इसके मामले को। इसमें हमारा कोई इसमें रोल नहीं है इसमें। क्लियर। नेक्स्ट, संविधान दिवस 2025 के अवसर पर संविधान सभा के सेंट्रल हॉल में क्या मुख्य आयोजन हुआ था? बताओ। संविधान दिवस था उस दिन, है ना। सेंट्रल हॉल में एक सभा का हुआ था आयोजन, तो क्या था वो, है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं? आप एक साल के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर देखना, ऐसे ऐसे कोई आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप हिल जाओगे अंदर तक, यार ये ऐसा कैसे पूछ लिया, है ना। तो क्या है, सभी जो सांसद हैं उनको भाषण देने से मना कर दिया गया। डिजिटल मोड में संविधान का कई भाषाओं में लोकार्पण किया। संविधान संशोधन बिल पेश किया गया और केवल संसद अध्यक्ष ने भाषण दिया। बताओ क्या हुआ उस दिन वहाँ पे? इसका आंसर है संविधान का डिजिटल मोड पे कई भाषाओं में लोकार्पण किया गया। क्लियर। संविधान के डिजिटल संस्करण में 9 भाषाओं जैसे कि मलयाली, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया, असमिया, इन सब में लोकार्पण किया गया और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में प्रस्तावना का वाचन हुआ। याद रहेगा, ठीक है। ये जो भाषाएं हैं याद हो, यदि हो जाए तो अच्छी बात है। इसमें आप ऐसे याद कीजिएगा कि सबसे पहले साउथ की देखो कौन कौन सी है। साउथ की मलयाली है एक तो, है ना, और तेलुगु है। ये दो तो नीचे नीचे की, ऊपर की देखो कश्मीरी हो गई, है ना, बोडो हो गई। बीच की देखो मराठी हो गई, और इस साइड की देखो नेपाली, और ये पंजाबी, सॉरी ऊपर की हो गई पंजाबी, है ना, असमिया, उड़िया, ये सारी हो गई। क्वेश्चन नंबर 21, नवंबर दिसंबर 2025 में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के बीच किस प्रकार का विवाद उभरा? बताओ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इलेक्शन कमीशन और जो सुप्रीम कोर्ट है इनके बीच में हुआ था एक विवाद हुआ था, तो किस तरह का ये विवाद था वो आपको बताना है। EIC ने सभी चुनाव स्थगित करने की याचिका दायर की थी, ऐसा था? बताओ। या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ECI जो EIC है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI को राजनीतिक दलों के नियम बनाने का आदेश दिया था, क्या ऐसा था? या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ECI को रूल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तैयार करने का नोटिस जारी किया था? ECI ने आर्टिकल 370 के पुनर्स्थापन के बारे में SEC से सलाह मांगी थी। इसमें 2 ऑप्शन सेम से हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ECI को राजनीतिक दलों के नियम बनाने का आदेश दिया था और पॉलिटिकल पार्टी के जो रेगुलेशंस हैं वो तैयार करने का नोटिस जारी किया था, है ना। ये 2 थोड़े सेम से हो गए। इतने सेम ऑप्शन इतने पास के नहीं आते जनरली, करंट में तो नहीं आते। आंसर है इसका C, कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ECI को रूल्स फॉर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तैयार करने का नोटिस जारी किया था। अब क्यों जारी किया था? जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है ना उनके लिए कुछ नियम बनाओ, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। किसको बोला था? ECI को बोला था, है ना। अब क्यों कहा था? कि ताकि उनका आप अंदर से उनमें क्या बातें चल रही हैं, अंदर से कोई खरीद फरोख्त है, दल बदल की जो भावना है, या ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरनल जो फंक्शनिंग है उस पर भी ECI के निर्देशों का डेलिब्रेशन होना चाहिए, उस पर भी नियंत्रण पूरा उनका होना चाहिए। क्लियर। अंदर से उनमें क्या बातें चल रही है, इसलिए ये इनमें हुआ था, विवाद हुआ था, है ना। ECI ने SIR के कार्यान्वयन को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन से क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था? इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है ना वो कहाँ गए थे? मद्रास हाई कोर्ट में गए थे। वहाँ जाके उन्होंने क्या किया? लोगों को एड्रेस किया। हाई कोर्ट में जो बैठते हैं सारे लोग, उनको एड्रेस किया। एड्रेस करने पे कौन सी बात उन्होंने बात कही है वो बताना है। SIR की जो प्रक्रिया है वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक, है ना। SIR को मतदाता हितैषी बताया है और आशंका की आवश्यकता नहीं है। EVM में गड़बड़ी की बात कही है उन्होंने, और हाई कोर्ट से आदेश वापस लेने की मांग की है। बताओ जी क्या सही है इसका आंसर?
इसका आंसर है, उन्होंने ये बोला है कि भाई आपको मतदाता हितैषी बताया ऐसा यार कि आपको डरने की कोई इसमें कोई बात नहीं है, ये आपके लिए ही इसको लेके आए ये, है ना, ताकि आपको इसमें बेनिफिट मिले, है ना। और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाना चाहिए, पहला पहला है ना, उसको नहीं मानना चाहिए। और ये जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चल रही है, इसमें कोई भी संशय किसी को नहीं करना चाहिए, विपक्ष के दबाव में नहीं आना है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, है ना, थोड़ा सा बचा है, बस होने वाला है। नवंबर 2025 में इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए मतदाता सूची के मुद्दे में किस राज्य ने अहम अपडेट दिया? बताओ। एक अपडेट दिया था अभी, इलेक्शन कमीशन का जो मामला चल रहा था अभी, तो जो इसमें जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में एक अपडेट दिया था, तो किस राज्य ने अपडेट दिया था और क्या अपडेट था वो बताना है। आंसर है इसका बी, यूपी ने अपडेट दिया था। और अपडेट क्या था कि वोट डालने के लिए आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, मतदाता पहचान पत्र ही जरूरी है, वही आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड तो जो बांग्लादेशी जो है, जो घुसपैठिए हैं, उनके भी बहुत बन रहे हैं, एक एक के 3-3 4-4 आधार कार्ड हैं, है ना। तो मतदाता सूची की सटीकता और वैधता सुनिश्चित हो, इसके लिए इन्होंने ये अपडेट दिया था। क्लियर है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और प्रेसिडेंट पावर एडवाइजरी ओपिनियन में क्या स्पष्ट निर्णय दिया? यानी कि गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है ना, राज्यपाल और राष्ट्रपति, इनको किसी विषय पे कोई विधेयक यदि कोई बिल है उस पर कितने टाइम में उनको वो पास करके भेजना पड़ेगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बनाए। तो नियम क्या है वो पूछ रहा है। गवर्नर के लिए तो फिक्स नियम बना दिया कि वही जो गवर्नर है ना, उसको 2 महीने या 3 महीने जो भी टाइम है वो फिक्स टाइम बना दिया है, उसमें उसको पास करके भेजना पड़ेगा। ये तो ये है। राज्यपाल और जो राष्ट्रपति है, इन दोनों पे सहमति देने की समय सीमा न्यायिक रूप से लागू नहीं हो सकती है। वो ये बोल रहा है कि भाई इनके ऊपर कोई लागू नहीं होगा, टाइम कोई बाउंडेशन नहीं है इनके ऊपर। विधेयक पर सहमति देना केवल राज्यपाल का विवेक नहीं है और राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह हमें से बनना आवश्यक है। तो आंसर है इसका बी, है ना। यानी कि सहमति की जो समय सीमा कोई भी न्यायिक रूप से लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि आर्टिकल 200 क्या बोलता है, जब राज्य विधानसभा कोई बिल पास करती है तो गवर्नर के पास में 4 विकल्प होते हैं, अपनी राय देना, है ना, जो बिल है उसको बिल पास कर दिया, या बिल को रोक के बैठ गया, बिल को पास नहीं किया, दो तो ये हो गए। तीसरा ऑप्शन है बिल को वापस भेज दिया, विधानसभा को वापस भेज दिया, या बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया, है ना। और भेज तो दिया, अब उसको संवैधानिक जो ढांचा है उसके अंदर रह के काम करना होता है ना। यानी कि जो मंत्रिमंडल है सबकी राय जान करके सब काम करके इसमें उनको डिसीजन लेना होता है। तो खुद का जो विवेक है वो थोड़ा कम है इसमें विवेक। तो यानी कि सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है निर्णय, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति को दोष देने से कोई फायदा नहीं है इसमें, है ना। इसलिए इनके ऊपर समय की भी कोई सीमा नहीं हो सकती है। नवंबर 2025 में संसद में कॉन्स्टिट्यूशन 131 में संविधान संशोधन बिल ये आया था, अभी डिस्कस किया था अपन ने। 131 मतलब चंडीगढ़, 131 मतलब चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ वाला कौन सा है देख लो जी, ऑप्शन बी, चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंतर्गत लेके आना, ये है क्या? यही इसका आंसर है। आर्टिकल 240 क्या बोलता है वो देखते हैं। 243 के दायरे में लेके आना है ताकि राष्ट्रपति के द्वारा ड्यूटी के नियम बनाना संभव हो और उसकी प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट हो सके। देख लिया अपने क्वेश्चन ये वाला, है ना। क्वेश्चन 26, नवंबर 2025 में वेस्ट बंगाल जो है, जो पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार के द्वारा पारित जो संगठन है, उनको गवर्नर की जगह चीफ मिनिस्टर को चांसलर बनाने के बिल पर राष्ट्रपति ने क्या किया, है ना। अब क्या हुआ, क्वेश्चन समझो, ये वाला क्वेश्चन क्या, ये बोल क्या रहा है कि जनरली क्या होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ होती है इनका जो चांसलर है ना, चांसलर मतलब कुलाधिपति, एक तो होता है कुलपति और एक होता है कुलाधिपति, यानी उसके भी ऊपर जो कौन होता है, उस राज्य का राज्यपाल होता है। अब एक बिल लेके आए ये वेस्ट बंगाल की जो सरकार है ना, मंत्रिमंडल से इन्होंने एक बिल पारित करवाया है कि भाई राज्यपाल को हटाओ और चीफ मिनिस्टर को बनाओ उसका चांसलर, है ना। और ये बिल था, उसको राष्ट्रपति के पास में भेज दिया था राज्यपाल ने, और उसने इस पर रोक लगा दी है इसमें, है ना, रोक लगा दी है कि भाई वो क्या क्या काम करेगा भैया, है ना। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए जो डिग्री बांटते हैं वो भी तो ये काम करते हैं, डिग्री बांटते हैं। अब सीएम जाके वहाँ कभी यहाँ डिग्री बांट रहा है, कभी दूसरी जो है यूनिवर्सिटी कभी वहाँ बांट रहा है, इतना टाइम उसके पास नहीं होता है। और राज्यपाल क्या होता है, वो फ्री होता है, उसके पास इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, तो ये काम तो राज्यपाल को ही सही रहेगा, है ना। तो वेस्ट बंगाल के जो बिल में राज्य सहायता प्राप्त जो विश्वविद्यालय उसमें गवर्नर के चांसलर
कुलाधिपति बनाए जाने पर चीफ मिनिस्टर को चांसलर बनाए जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर रोक लगा दी। क्लियर। 27, उत्तराखंड गवर्नर ने नवंबर दिसंबर 2025 में किन विधेयकों को विधानसभा उसमें वापस से उसको लौटा दिया? कौन कौन से विधेयक थे जिनको लौटाया है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा है मामला? धार्मिक स्वतंत्रता और यूसीसी का मामला है, या फिर शिक्षा से संबंधित कोई बिल है, या कृषि का कोई मुद्दा है, या फिर पुलिस सुधार का कोई मामला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, धार्मिक स्वतंत्रता और जो यूसीसी है इससे संबंधित मामला है। तो उत्तराखंड गवर्नर ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन जो बिल है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेंडमेंट बिल को तकनीकी त्रुटियों के कारण वापस से जो वो है विधानसभा में उसको वापस भेज दिया है, ताकि इसमें संशोधन करके फिर ये इसको लेके आए इनके पास में। तो किस लिए वापस भेजा? तकनीकी त्रुटि लिख करके इसको वापस भेज दिया है। क्लियर। और आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान गवर्नर के द्वारा नवंबर दिसंबर 2025 में मंजूर जन विश्वास अध्यादेश में कौन सा संवैधानिक शासन पहलू दिखा था? जन विश्वास, बताओ। वैसे तो ये एकदम फर्जी ये वो अध्यादेश है, ये है ना, इससे उल्टे क्राइम बढ़ेगा इससे, लेकिन राजस्थान के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये जरूरी है, और बाहर के जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या है कि केवल अपराध की सज़ा बढ़ाई गई, क्या ये है क्या? या फिर सज़ा के प्रावधान में राहत और जुर्माना बढ़ाया गया, या फिर राज्यपाल ने ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, या फिर केवल पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया? बताओ इसमें क्या किया? ये एक ऐसा बिल था, आपने कोई क्राइम कर दिया है ना, मान लीजिए आपने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर दिया आपने, है ना, या किसी गाड़ी में ठोक दिया आपने, तो जो सज़ा है वो कम कर दी गई है सज़ा, है ना, लेकिन जुर्माना बढ़ा दिया गया है। अब लोगों को पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है लोगों के पास में, है ना, पैसा बहुत है लोगों के पास में, तो वो आराम से अब क्राइम करेंगे, दिक्कत ही नहीं है उनको। भाई पहले मान लीजिए 5,000 रुपीज़ था जुर्माना, और उसको 5 से अब 10 कर दिया, 20 कर दिया, इससे उनको क्या वो पड़ा है? कम से कम वो जो फालतू के जो आने जाने उनसे तो वो बचेंगे, तो पैसे की कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं लोगों के पास में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सीएम साहब इसको लेके आए बिल को, ये एकदम फालतू के बिल से क्राइम बढ़ेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, नवंबर दिसंबर 2025 में ईसीआई की एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर विपक्ष ने क्या गंभीर संवैधानिक आरोप लगाए हैं? है ना, इजी क्वेश्चन है, वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि ये जो चुनाव आयोग का नियमन करने का काम कर रहे हैं, या ये नागरिकता सर्वे कर रहे हैं एक तरीके से, या फिर ईवीएम जो तकनीक है उसमें सुधार कर रहे हैं सिर्फ, और या फिर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया, इसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दिया है ना। एसआईआर की पूरी जो प्रक्रिया है उस पर विपक्ष ने क्या बोला है, ये है मेन क्वेश्चन। बताओ जी क्या है? इसका आंसर है बी, इसको नागरिकता सर्वे जैसा बताया है ना। अब खुद देखो, जो विपक्ष है पहले खुद ही हंगामा कर रहा था कि भैया फर्जी वोटिंग कर रहे हैं, इसका नाम ही नहीं है, खुद ने पहले बोला, और जब इसने काम किया, सर्वे किया, तो इस पर भी उनकी टांग खींच रहे हैं, सत्तापक्षी टांग खींच रहे हैं। तो इसको नागरिकता सर्वे जैसा बताया है ना। एसआईआर पर विपक्ष और आलोचक ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो मतदाता सूची का जो रिवीजन प्रक्रिया एक गलत सिटीजन सर्वे जैसा है, और इसे अल्पसंख्यक समुदायों का मताधिकार हो सकता है ना। मतलब वो ये बोल रहे हैं, भाई आपने सर्वे कर लिया, आपको चल गया आइडिया कि भाई यहाँ पे इतने जाति के लोग यहाँ पे हैं, इस जाति के लोग यहाँ पे हैं, इस जाति के लोग यहाँ पे हैं, आपको लग रहा है कि भाई मेरा जो मेन जो वोटर है, अगर मैं इसको टारगेट कर लिया तो मैं यहाँ से इलेक्शन में जीत सकता हूँ, है ना। अब उनको ये डर लग रहा है, किसको? विपक्ष को डर लग रहा है, यार उन्होंने ये सर्वे कर लिया, पूरा डेटा इनके पास में है, हमारे पास में ये डेटा है नहीं, हमारे पास में ये डेटा है नहीं, है ना। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, इसको क्लेम कर रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के सहमति पावर पर एडवाइजरी ओपिनियन में किस बात पे जोर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के सहमति पावर पर जो एडवाइजरी ओपिनियन में किस बात पे जोर दिया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और किस बात पे जोर दिया है? सहमति मान लेना संवैधानिक नहीं है ना। मान लीजिए क्या हुआ कि राज्यपाल या राष्ट्रपति ने बिल आया था, उन्होंने इसको रोक के अपने पास में बैठ गए, वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर हो गया, कोई डिसीजन दिया ही नहीं उस पर, है ना। अब क्या हुआ, तो उसको ये नहीं मानना है कि ये पारित मान लिया गया, है ना। अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी बिल पर बहुत समय तक फैसला नहीं लेते हैं तो कोर्ट ये मान लेता था कि सहमति मिल गई है एक तरीके से, है ना,
डीम्ड एसेंट उसको बोलते हैं, डीम्ड एसेंट, है ना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी ये नहीं कहता कि वो चुप रहे, उन्होंने बिल पे कोई निर्णय नहीं दिया, इसका मतलब मंजूरी मिल गई है। क्लियर, यहाँ तक बात। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि मंजूरी मिल गई है। ये हुआ आपका सारा 30 क्वेश्चन, है ना। इसके बाद में तो समरी आपने देखी ली, वापस से उसको पढ़ना समरी को। आप अभी आपको बहुत इजीली तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी समरी सारी आपकी, ठीक है। ये था आज तक का। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपन जो नवंबर का साइंस का, इकोनॉमी का, सबका अपन लेके आएंगे, फिर दिसंबर का भी लेके आएंगे। तो देखते रहिए ट्रिक स्टार अकेडमी को, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में नहीं करना शेयर जिनको सिलेक्शन चाहिए। आपको शेयर ये उनके साथ में करना है जिनको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।